हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन दिस चैनल डियर करियर। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। ठीक है, जिसमें हमने दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। दो ठो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसका नाम था एमोइबा और एक था पैरामीशियम। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ लिया था कि एमोइबा कैसे यहाँ पे सूडोपोडिया के हेल्प से यहाँ पे मूवमेंट करता है, खाना को ऑब्टेन करता है। ठीक है, फूड वैक्यूल में रख के वहाँ पे डाइजेस्ट करवाता है, फिर उसको अपने सरफेस के थ्रू छोड़ देता है। पैरामीशियम भी वो अपने हेल्प करता है, वो अपने मूवमेंट करवाता है सीलिया की हेल्प से। ठीक है, पैरामीशियम सीलिया के हेल्प से, मैंने बताया था सीलिया वहाँ पे छोटे छोटे हेयरी लाइक सब्सटेंस रहते हैं वहाँ पे पैरामीशियम के जो बाउंड्री है। ठीक है, तो वो सीलिया के हेल्प से यहाँ पे अपने आप को मूव भी करवाता है, खाना को यहाँ पे ऑब्टेन भी करवाता है। ठीक है, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, पहला स्टेप है हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, हालांकि हमने न्यूट्रिशन पहले भी पढ़ रहे थे, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक, पर इस क्लास में हम मेन पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें आएगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले है न्यूट्रिशन में आता है इंजेक्शन। देखो, ये इंजेक्शन का बात नहीं चल रहा है, जो सुई लगाते हैं डॉक्टर वो वाला इंजेक्शन नहीं है, ये है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन, इसका स्पेलिंग देख लो। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, खाना को यहाँ पे ऑब्टेन करना या इनटेक करना, खाना को खाना। ठीक है, और उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल वंस। जो भी तुम खाना खाते हो ना, स्टार्च के फॉर्म में जो तुम्हारा खाना जाता है, वो स्टार्च के फॉर्म में जो खाना जाता है ना, वो वहाँ पे फिर शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, शरीर में शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वही है, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, मतलब जो डिफ़िकल्ट मटेरियल्स होते हैं उनको सिंपल मटेरियल्स में यहाँ पे कन्वर्ट करा जाता है। ठीक है, जो बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं उनको छोटे छोटे सिंपल मटेरियल्स में कन्वर्ट करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अभी देखो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, लिखा है मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो भी तुम खाना खाते हो, खाना खाने के बाद तुम्हारा जो यहाँ पे फूड जो डाइजेस्ट हो जाता है, यानी डाइजेशन का प्रोसेस में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है ऑब्वियसली। तो जो डाइजेस्ट होता है खाना, वो खाना वहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है वो डाइजेस्ट वाला जो खाना है वो जाके बॉडी के पार्ट्स में या बॉडी के सेल्स के द्वारा यूटिलाइज करा जाता है। ठीक है, वहाँ पे जाके ये मूव कर जाता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, डाइजेस्टेड फूड की। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब वही है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यानी जो तुम खाना यहाँ पे डाइजेस्टेड वाला खाना खाए हो, वो तुम्हारा खाना यहाँ पे पहली बात मूव होता है, मूव होके जिसको जहाँ पे यूटिलाइज करना हो वो उस खाना को यहाँ पे यूटिलाइज करता है। ठीक है, हमारे बॉडी के पार्ट्स में ही ये यूटिलाइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस आता है इजेशन। देखो, यहाँ पे इंजेक्शन था, यहाँ पे इजेशन है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो इजेशन का मतलब होता है जो तुम्हारा खाना यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है तुम्हारे बॉडी के सेल्स के द्वारा या बॉडी के पार्ट्स के द्वारा, जो भी खाना यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है, उसके बाद उस जो वहाँ से जो वेस्ट निकल के आता है उस खाने से, वो वेस्ट का यहाँ पे रिमूवल होना, यानी वेस्ट का निकलना, उसको सीधा साधा कहेंगे इजेशन। ठीक है, समझ आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस एज इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन। इसका मतलब है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो यहाँ पे न्यूट्रिशनल प्रोसेस होता है ना, वो अलग अलग होता है। न्यूट्रिशनल प्रोसेस क्या क्या होता है, पहला तुम्हारा इंजेशन था, डाइजेशन आता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद इजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस होता है। ठीक है, और यहाँ लिखा है ये तुम्हारा डिपेंड करता है अपन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज़ टेकन। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उन एनिमल्स पे कि वो किस टाइप के खाना को खा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि घास फूस खाने वाले लोगों का यहाँ पे न्यूट्रिशनल प्रोसेस अलग अलग होता है, मांस खाने वाले लोगों का न्यूट्रिशनल प्रोसेस अलग होता है। ठीक है, साग सब्जी, हम जैसे इंसान होते हैं, वो हम साग सब्जी खाने वालों का, इंसानों का अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशनल प्रोसेस होता है। तो सबका यहाँ पे न्यूट्रिशनल प्रोसेस डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है वो किस टाइप के कार्बन सोर्स को खा रहे हैं या किस टाइप का खाना को खा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, देखो सबसे पहला इसका काम है माउथ का।
जहाँ से तुम फूड को इनटेक करते हो, खाना को मुंह में लेते हो, ठीक है। माउथ, माउथ का यहाँ पे काम क्या है, इनटेक ऑफ होल फूड, यानी तुम खाना को मुंह में लेते हो, ठीक है। यहाँ पे खाना को डायरेक्ट मुंह में लेना, ये वाला तुम्हारा हो गया माउथ। नेक्स्ट है टीथ, ठीक है। टीथ का काम क्या होता है, जो खाना तुमने यहाँ पे खाया है उस खाना को यहाँ पे च्यू करवाता है, यानी चबाने का मदद करता है च्यू। और क्या करता है, प्लस ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है, यानी खाना को यहाँ पे मिक्स करने में, पीसने में मदद करता है टीथ, ठीक है। खाना को पूरा पीस करने में मदद करता है टीथ। नेक्स्ट काम है टंग का। टंग का काम क्या होता है, टंग यहाँ पे रोलिंग ऑफ फूड करता है, फूड को रोल करवाता है, जो भी तुमने मिक्स किया है उसको रोल कर करके यानी जैसे पीसते हैं ना वैसे, ठीक है। प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड, फूड का यहाँ पे टेस्ट भी तुम्हारा टंग ही करवाता है, क्योंकि टंग में तुम्हारा सारे के सारे टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टिंग का काम भी टंग करवाता है। नेक्स्ट काम है स्वालोइंग, ठीक है। टंग यहाँ पे खाना को निगलने में भी मदद करता है, ठीक है। अब बिफोर स्वालोइंग और भी है जो कि कुछ काम करते हैं, तो एक आता है सैलिवरी ग्लैंड्स। देखो सैलिवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स तुम्हारा सबसे पहले दो चीज़ छोड़ता है, जिसका नाम है सलाइवा और एक म्यूकस। सलाइवा को मैं सीधा साधा कहूँ तो मुंह से जो यहाँ पे थूक निकलता है उसी को ही कहते हैं सलाइवा, जो कि खाने में जब हम खाते हैं तो देखे होगे मुंह से वहाँ पे वो थूक के साथ मिक्स हो जाता है पूरा, ठीक है। तो जो तुम खाना खाते हो ना वो ऐसे सूखे सूखे में तुम्हारे मुंह में नहीं जाता है, ठीक है। उसको तुम्हारा वहाँ पे जो तुम्हारा फूड पाइप में जाने से पहले उसमें सलाइवा भी बहुत सारे काम करता है, ठीक है। और म्यूकस पता है क्या होता है, म्यूकस यहाँ पे एक लुब्रिकेंट के हिसाब से हेल्प करता है, एक लुब्रिकेंट का रूप लेके मदद करता है। लुब्रिकेंट मतलब ये एक स्लिम मटेरियल है, यानी ये खाना को फूड पाइप में ईजिली पास करने में मदद करता है, ठीक है। खाना ताकि ईजिली पूरा स्लिप करके आराम से जाए, ठीक है। लुब्रिकेंट की तरह ये हेल्प करता है, ठीक है। तो देखो सलाइवा यहाँ पे पता है क्या छोड़ता है, सलाइवा यहाँ पे सैलिवरी एमिलेज छोड़ता है। तुम जो भी यहाँ पे खाना खाते हो वो स्टार्च के रूप में खाना खाते हो, ठीक है। वो जो स्टार्च के रूप में खाना खाते हो वो स्टार्च तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, ठीक है। और वो शुगर में कन्वर्ट होने से पहले उस स्टार्च पे सलाइवा यहाँ पे एक्ट करता है। सलाइवा क्या करता है, सैलिवरी एमिलेज छोड़ता है। ये एक एंजाइम है, एंजाइम का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स बोल सकते हो, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारे खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। तो ये जो स्टार्च होता है ना उसको यहाँ पे कन्वर्ट करवाता है शुगर में, तो ये काम तुम्हारा सलाइवा करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड जिसका काम आता है वो है ओएसोफेगस, ठीक है। ओएसोफेगस हम किसको कहते हैं, ओएसोफेगस का मतलब किसको किसको पता है कमेंट में लिख देना, ठीक है। ओएसोफेगस मैं बता दूं, ओएसोफेगस का मतलब होता है फूड पाइप, ठीक है। क्या, फूड पाइप। अब ये जो फूड पाइप होता है ना, देखो यहाँ पे क्या करता है, लेकिन टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ, माउथ से यहाँ पे फूड को लेता है टू स्टोमक, स्टोमक तक यानी पेट तक लेने का काम करता है, ठीक है, बाय पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स। अब ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट का मतलब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांसन, ठीक है। किसी चीज़ का यहाँ पे सिकुड़ना और किसी चीज़ का रिलैक्सेशन होना, किसका, ऑफ मसल्स का, ठीक है। कौन से मसल्स, जो फूड पाइप में जो तुम्हारे मसल्स होते हैं, ठीक है, ऑफ द ओएसोफेगस यानी फूड पाइप के मसल्स का। देखो मैं यहाँ पे पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट ऐसे बता दूँ, सपोज करो तुम्हारे फूड पाइप है, तुमको नॉर्मली ऐसे सीधा दिखता होगा, मैं इसको अगर यहाँ से जूम करूँ ना तो ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे दिखता है वेव के फॉर्म में, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे दिखता है। तो यहाँ से ना जो खाना होता है ना, सपोज करो ये तुम्हारा एक फूड पार्टिकल है बड़ा सा, ये जो खाना है ना ये यहाँ से जैसे पुश करके इस जगह पे आ जाता है, इसी को कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये वाला चीज़ से रिलैक्स में रहता है, ठीक है। जब ये खाना यहाँ से आ रहा हो ना तो ये वाला जो मसल होता है ना, ये वाला तुम्हारे यहाँ पे ऐसे करके एक्सपांड हो जाते हैं इस तरफ, ताकि ये खाना थोड़ा इजीली आए। वरना ये ऐसे रहेंगे तो ये तो अगर ऐसे ही रहेंगे इस साइड तरफ तो ये खाना तो तुम्हारा बंद रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो तुम्हारा खाना है ये डायरेक्ट कहो तो देखो ये है तुम्हारा फूड पाइप, सपोज करो ऐसे ऐसे है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके फूड पाइप है, ठीक है। और ये जो फूड पाइप है ना यहाँ पे तुम्हारे बड़ा सा सपोज करो एक खाना है, ठीक है। ये खाना जो तुम्हारा इस मसल्स के द्वारा यहाँ पे पुश होके आता है ना, यहाँ पे ये जो मसल्स
ये वाला मसल, ये वाला, ठीक है। यहाँ से जैसे पुश करके आता है यहाँ पे, तो ये वाला को, इसको तुमको कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, यानी इस मसल को यहाँ पे पुश करता है और ये फटाक से ऐसे नीचे आता है, फिर ये जगह पे आ जाता है। फिर यहाँ से इस मसल को यहाँ पे पुश करता है, फटाक से आता है। तो ये जो मसल्स को यहाँ पे पुश करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इन मसल्स के यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है, यानी ये मसल ऐसे करके ऐसे फैल जाते हैं, ऐसे फैल जाते हैं, ऐसे बड़ा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ताकि खाना ईजिली आए, फिर अपने जगह पे ऐसे करके आ जाते रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ये होता है ना, इसी को कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, यानी किसी चीज़ का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होना। यानी एक देखो यहाँ पे तुम्हारा पहले तो अभी कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है। जैसे ये खाना यहाँ पे आता है ना, तो ये चीज़ ऐसे करके से फैल जाता है, ऐसे करके फैल जाता है, यानी रिलैक्स हो जाता है। फिर वो दोबारा जैसे था वैसे का वैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इसी चीज़ को कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ठीक है। समझ आया। देखो नेक्स्ट आता है स्टोमक, ठीक है। स्टोमक का यहाँ पे काम क्या होता है, लिखा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। देखो स्टोमक के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो क्या करता है, यहाँ पे कुछ गैस्ट्रिक जूस छोड़ता है, ठीक है। देखो गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन कौन आते हैं। पहले आता है पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है, लिखा है कि एक ऐसा टाइप का एंजाइम है जो कि यहाँ पे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। पेट में जो भी तुम्हारा प्रोटीन्स है उनको ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद दूसरा गैस्ट्रिक जूस का नाम है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो देखो इसका काम क्या होता है, मेक्स मीडियम एसिडिक। तो ये क्या करता है, जो खाना है ना तुम्हारे पेट में ये एसिड पाया जाता है करके, तुम्हारा यहाँ पे जो खाना है वो इजीली ब्रेक डाउन होता है और खाना को पचाया जाता है, डाइजेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि ये जो ये HCl है, ये HCl हमारे पेट में पाया जाता है, तो हमारा जो पेट है वो यहाँ पे जल क्यों नहीं जाता है अंदर तरफ से, ठीक है। क्योंकि देखो नॉर्मल किसी के ऊपर अगर एसिड यहाँ पे गिरा देते हो तो वो उसका हाथ पैर तो जल जाता होगा, ठीक है। तो हमारे पेट में तो HCl है, तो वो भी तो हमारे पेट का जो अंदर वाला जो लिनिंग वाला एरिया है उसको तो जला देना चाहिए। देखो यहाँ पे ये भी वो काम करता है, HCl का जो काम है वो करता है, ठीक है। खाना को भी यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे एसिडिक करता है, यानी खाना को भी पचाता है, साथ ही साथ पेट को भी यहाँ पे तुम्हारे जलाने का काम करता है। बट पेट हमारा जलता नहीं है, उसको बचाने का काम किसका है, म्यूकस। देखो पहले तुमने म्यूकस पढ़ा था जो कि हमारे माउथ में होता है, ठीक है, सलाइवा के साथ यहाँ पे आता है। वो तुम्हारा क्या करता है, एक लुब्रिकेंट के हिसाब से हेल्प करता है, यानी वो खाना को ईजिली स्लिप करके जाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये जो म्यूकस है ना जो पेट में पाया जाता है, ये तुम्हारा प्रोटेक्ट करता है स्टोमक का जो अंदर वाला लिनिंग होता है, ठीक है। सपोज करो ये तुम्हारा ऐसे बड़ा सा एक स्टोमक है, सपोज करो ऐसे करके बड़ा सा स्टोमक है, मटके की तरह बना दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखो ये बड़ा सा एक स्टोमक है। अब ना तुम्हारा यहाँ पे सपोज करो HCl छोड़ा गया, ये तुम्हारा तो अंदर का लिनिंग दिखेगा तुमको, ठीक है। रुको मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये वाला अंदर का लिनिंग है, ठीक है, और ये बड़ा सा एक स्टोमक बना दे रहा हूँ मटके की तरह, ठीक है। ये अंदर का लिनिंग होता है, ये वाला अंदर का लिनिंग। तो यहाँ पे जो HCl छोड़ा जाता है ना, ये अंदर का लिनिंग को बचाने का काम होता है म्यूकस का, ठीक है। म्यूकस भी क्या है, एक जूस ही है, ठीक है। जैसे ये सब तुम्हारे एक फ्लूइड होते हैं, लिक्विड होते हैं, ये भी तुम्हारा वैसे ही एक जूस है, ठीक है, जो कि पेट में पाया जाता है। तो इसका काम क्या होता है, ये तुम्हारा HCl को, सॉरी HCl बोल रहा हूँ, ये हमारे पेट को HCl से बचाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारा म्यूकस का काम हो गया। हाँ तो नेक्स्ट काम आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखो यहाँ पे कुछ इंटेस्टिनल एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो इंटेस्टिनल एंजाइम्स है ना, ये एक्चुअली 3 चीज़ों को यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। क्या, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में। देखो इनको कन्वर्ट करने से पहले यहाँ पे और भी कुछ काम होते हैं। देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ, जो तुम्हारे यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ से बता रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा लिख दिया है। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये काम करने से पहले यहाँ पे कुछ सीक्रेशंस को यहाँ पे रिसीव करता है। सीक्रेशन मतलब कुछ छोड़े जाने वाली चीज़ों को यहाँ पे रिसीव करता है। क्या क्या, देखो पहला है लीवर। लीवर के अंदर रहता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, उसके अंदर बाइल जूस रहता है। तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर सबसे पहले यहाँ पे बाइल जूस को सीक्रेट करता है, छोड़ता है, ठीक है। बाइल जूस का काम क्या होता है,
बाइल जूस लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। ऐसा क्यों तोड़ता है? देखो, तुम्हारे यहाँ पे जो सीक्रेशंस को रिसीव करे जाते हैं ना, उसमें दो सीक्रेशन है। पहला है लीवर तुम्हारा जो बाइल जूस छोड़ता है, दूसरा है जो पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस छोड़ता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस ना यहाँ पे कुछ काम करता है। देखो, पैनक्रियाटिक जूस को यहाँ पे तकलीफ़ ना हो इसके लिए यहाँ पे बाइल जूस एक काम करता है। क्या? बाइल जूस यहाँ पे जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको यहाँ पे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, ताकि यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस के अंदर देखो दो चीज़ आता है, ट्रिप्सिन और लिपेज। लाइपेज क्या करता है? फैट्स को लिपिड्स में तोड़ता है। तो यहाँ पे जो फैट्स को लिपिड्स में तोड़ता है ना, तो इसको ज़्यादा यहाँ पे कष्ट ना करना पड़े, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, उसको बाइल जूस कन्वर्ट कर देता है छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में, ताकि यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस को यहाँ पे ईजी हो। ठीक है, यहाँ पे फैट्स को फिर लिपिड्स में तोड़ने में यहाँ पे उसको ईजी हो। ठीक है, तो बाइल जूस यहाँ पे थोड़ा सा पैनक्रियाटिक जूस का हेल्प कर देता है। देखो, पैनक्रियाटिक जूस का यहाँ पे देखो पहले क्या करता है, ट्रिप्सिन, ये एक तुम्हारा जूस है, ठीक है, मतलब एक केमिकल है, एंजाइम है। जो ट्रिप्सिन है ना, वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जो लाइपेज है, मैंने जैसे बताया, लाइपेज को ज़्यादा तकलीफ ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पे लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़े जाते हैं। ठीक है, सेम वहीं पे यहाँ पे जब स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ने जाने के बाद जो लाइपेज है ना, वो यहाँ पे जो भी इमल्सिफाइड फैट्स को यहाँ पे लिपिड्स में तोड़ देता है। इमल्सिफाइड फैट मतलब जो यहाँ पे पहले से टूट के आए हैं। ठीक है, जो पहले से टूट के आए हैं वैसे वाले फैट्स को यहाँ पे लिपिड्स में कन्वर्ट कर देता है। इतना काम होने के बाद उसके बाद तुम्हारा काम आता है इंटेस्टिनल एंजाइम्स का। ठीक है, मुझे इस चीज़ को यहाँ पे पहले लिखना चाहिए था, मैंने इस चीज़ को बाद में लिख दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, इतना काम होने के बाद यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे इंटेस्टिनल एंजाइम का काम चालू होता है। ठीक है, इंटेस्टिनल एंजाइम क्या करता है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे जो तुम्हारा जो फैट्स था ना, जो लिपिड्स में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ था, वही वाला जो फैट्स है वो यहाँ पे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो यहाँ पे बताया था प्रोटीन्स पेप्टॉन्स में कन्वर्ट होते हैं, वही यहाँ पे तुम्हारे प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या? प्रोटीन्स यहाँ पे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड का स्पेलिंग देख लो ठीक से। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स तुमको याद करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा काम आता है विली का। देखो, विली यहाँ पे मैं यहाँ पे बना दिया हूँ। देखो, विली होता क्या है? सपोज़ करो तुम्हारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसमें ना ऐसे छोटे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, ऐसे उंगलियों की तरह निकले रहते हैं। इसी को कहते हैं विली। ये विली का काम क्या होता है? जब तुम्हारा यहाँ पे इंटेस्टिनल एंजाइम अपना काम कर देता है ना, तो इसके जो भी खाना होता है ना, वो सारा खाना को यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड को यहाँ पे विली यहाँ पे क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। लिखा है हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। तो विली यहाँ पे क्या करता है? फूड को यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और वही फूड जो एब्जॉर्प्शन वाले फूड होते हैं वो तुम्हारे वहाँ पे जाके ब्लड के साथ यहाँ पे फ्लो होके क्या होते हैं? जाके हमारे शरीर के द्वारा यूटिलाइज करा जाता है। ठीक है, इतना स्टेप समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता देना। ठीक है, कमेंट में बता देना कि ये स्टेप मुझे नहीं समझ आया। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा यहाँ तक स्टेप हो गया। ठीक है, उसके बाद काम आता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन सुनने में तुमको लार्ज लग रहा है, पर ये एक्चुअली लेंथ में लार्ज नहीं है, लंबाई में लार्ज नहीं है। लंबाई में लार्ज कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे कॉइल के फॉर्म में रहता है बोल के वो पता नहीं चलता है, पर एक्चुअली यहाँ पे जो लार्ज है ना, वो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, वो ऐसे कॉइल के फॉर्म में ऐसे ऐसे करके रहता है। ठीक है, वो हमको पता नहीं चलता है। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक्चुअली इसका जो तुम्हारा ब्रेथ होता है ना, ये जो चौड़ाई बोल सकते हो, है ना, इसका जो चौड़ाई है, ये भले ही इसमें लेंथ में लंबाई नहीं होता है, छोटा सा होता है, पर इसका जो चौड़ाई होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है। ये एक्चुअली देखा है, सपोज़ करो ऐसा करके कुछ बन रहा है, इसका जो चौड़ाई होता है ना, ये कुछ ज़्यादा ही मोटा होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा गया है। ठीक है, देखो लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ पे काम क्या होता है? लिखा है कि एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। तो जो भी खाना तुम्हारे विली के द्वारा यहाँ पे एब्जॉर्ब होने के बाद फिर वहाँ पे तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है।
लार्ज इंटेस्टाइन में करता है क्या है, देखो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है ना, वो जो तुम्हारा वेस्ट वहाँ पे जा रहा है, वो जो वेस्ट से ना जितने भी सारे वाटर होता है ना, जो वाटर हमारे शरीर को ज़रूरत है, सारे वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और द रेस्ट ऑफ द मटेरियल, बाकी बचा कुचा मटेरियल को इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, तो एनस के थ्रू यहाँ पे बॉडी में रिमूव हो जाता है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम दिखा के समझाता हूँ। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे माउथ के द्वारा क्या होता है, देखो माउथ को यहाँ पे बुकल कैविटी भी कह सकते हैं, ये बुक का डायग्राम है, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। माउथ में सबसे पहले जो हमारा खाना यहाँ पे एंटर होता है वो यहाँ पे ओएसोफेगस के थ्रू आ जाता है, ठीक है। स्टोमक में जाता है, स्टोमक का मैंने सारा बता दिया था। स्टोमक में जाने के बाद वो कुछ यहाँ पे एंजाइम छोड़ता है, वो सब कुछ, ठीक है, HCl और क्या क्या सब छोड़ता है, मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो बाइल डक्ट करके एक चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे जिसके अंदर तुम्हारा बाइल जूस होता है, ठीक है, ये पूरा लिवर है, ठीक है। तो ये सारा मैंने बता दिया था। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा था ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ पे ब्रेथ कितना है, यानी इसका जो चौड़ाई है वो कितना है, और जो तुमको स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है ना, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये छोटा छोटा ऐसे कॉइल के रूप में ऐसे ऐसे पूरा ऐसे मतलब ऐसे पूरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब पूरा सिकुड़ के है पूरा, ठीक है, पूरा मतलब सिकुड़ के है बोल सकते हो। तो देखो कैसे यहाँ पे पूरा ठूस ठूस के भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा है ना जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे इसलिए स्मॉल कहा गया क्योंकि इसका तुम्हारे यहाँ पे जो ब्रेथ है ना वो थोड़ा छोटा है, ठीक है, और लेकिन एक्चुअली में लंबाई में यही बड़ा है, ठीक है। कुछ कुछ एनिमल्स के तो बहुत मीटर तक चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और तुम्हारे ये जो है ना ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन से जो तुम्हारे सारे जितने भी वाटर होते हैं ना, जो तुम्हारे वेस्ट मटेरियल जा रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से होके, विली से होके जो यहाँ पे जा रहा होता है ना, तो यहाँ पे जो तुम्हारे मटेरियल्स जो जाते हैं उस मटेरियल्स में जितने भी सारे वाटर होते हैं, सारे के सारे वाटर को यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, और जितने सारे बाकी बचे कुछ वेस्ट मटेरियल हो जाते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद, वो सारे के सारे यहाँ पे एनस के थ्रू पेशाब के रूप में चले जाते हैं, ठीक है, टॉयलेट के रूप में चले जाते हैं, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है। हम इस वीडियो में कवर कर लिए हैं न्यूट्रिशन को। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन, ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इस वीडियो का, इस चैप्टर का नहीं, ठीक है। और उसके बाद और 2 टॉपिक है। चलो रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। लिखा है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, सबसे पहले रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या आता है। पहला है गैसेस एक्सचेंज, यानी रेस्पिरेशन के अंदर यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेना फ्रॉम द एटमोसफियर, ठीक है, एटमोसफियर से ऑक्सीजन लेना, एंड रिलीज ऑफ CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना, जिसको हम सिंपल प्रोसेस में कहें ब्रीदिंग, ठीक है, जो सांस लेते हो ब्रीदिंग कह सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे देखो, तो रेस्पिरेशन के अंदर पहला क्या आ गया, गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। सेकंड देखो क्या है, लिखा है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा रेस्पिरेशन के अंदर जो सिंपल फूड होता है ना उसका यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। जो सिंपल फूड शरीर के अंदर जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं वो पहले सिंपल फूड में कन्वर्ट होते हैं, फिर वही सिंपल फूड को यहाँ पे और ब्रेक डाउन करा जाता है ताकि शरीर के अंदर यहाँ पे क्या एनर्जी रिलीज हो सके, ठीक है, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के अंदर पहला आ गया गैसेस एक्सचेंज, दूसरा आ गया ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, ठीक है। सेल को एनर्जी ज़रूरत है, इस चीज़ के लिए हमको सिंपल फूड को यहाँ पे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे सेल के अंदर एनर्जी रिलीज़ हो सके और सेल उसको यूटिलाइज कर सके, ठीक है, जिसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब समझ आया कि नहीं आया। लिखा है कि यहाँ पे जो सेल के अंदर सिंपल फूड का ब्रेक डाउन होना, ठीक है, सॉरी सेल के अंदर सिंपल फूड का नहीं, सिंपल फूड का ब्रेक डाउन होना ताकि सेल के अंदर एनर्जी रिलीज़ हो सके, ठीक है, इसको कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब मैं तुम लोग को इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगा, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, रेस्पिरेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना। देखो लिखा है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ठीक है।
देखो ग्लूकोज का यहाँ पे कैसे ब्रेक डाउन होता है। तो पहले तुम्हारा है यहाँ पे, सबसे पहले तुम यहाँ पे ग्लूकोज को देख सकते हो, ठीक है। शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है ना, हमारे शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं वो तुम्हारे फिर बाद में शुगर के फॉर्म में जाने के बाद फिर वहाँ पे ग्लूकोज में वहाँ पे कन्वर्ट होता है। देखो ग्लूकोज कोई भी सेल के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, लिखा है कि ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। कौन? ग्लूकोज। ये जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ना ग्लूकोज, अभी जो ग्लूकोज है ये देखो कैसे कन्वर्ट होता है। लिखा है कि ग्लूकोज ना साइटोप्लाज्म में यहाँ पे टूट जाता है, ठीक है, और कन्वर्ट किस में होता है, पायरूवेट में। पायरूवेट क्या होता है, पायरूवेट 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। क्या? 3 कार्बन वाला। ये ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन वाला। यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म में टूटता है और कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में, जो कि 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। प्लस इसमें एनर्जी भी निकलता है, ठीक है। ग्लूकोज यहाँ पे जो कन्वर्ट होता है ना 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल में, उसके साथ साथ एनर्जी भी निकलता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से समझना, लिखा है यहाँ पे जो पायरूवेट है ना वो फिर यहाँ पे 3 बार यहाँ पे टूटता है, ठीक है। पहला एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ना हो तब पायरूवेट कैसे टूटता है। देखो जब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है ना तो इसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारा खास करके ना ईस्ट में होता है, ठीक है। ईस्ट क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये ईस्ट में होता है। और ये तुम्हारा देखो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम पायरूवेट को तोड़ते हैं ना, पायरूवेट 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, जब इसको तोड़ते हैं ना तो इसमें क्या क्या रिलीज होता है। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या? इथेनॉल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये 2 चीज़ यहाँ पे रिलीज़ होता है। प्लस एनर्जी तो ज़रूर रिलीज़ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल है उसको यहाँ पे काम करने के लिए एनर्जी तो रिलीज़ करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। सेकंड है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा रुको, इसको बताने से पहले मैं नीचे वाला बताता हूँ। तुमने पहले पढ़ लिया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब ऑक्सीजन एकदम ना हो। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन हो भर भर के, तब क्या क्या निकल के आता है। तब निकल के आता है CO2 और वाटर। ये 2 चीज़ याद रखना, एनर्जी सब में निकलेगा, ठीक है। एनर्जी ये तीनों पार्ट में एनर्जी निकलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे CO2 निकला और यहाँ पे H2O निकला। कब? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को हम कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, पीछे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और ये वाला जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये किस में होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये सेल का एक ऑर्गेनेली है। क्या है? ऑर्गेनेली, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में ऑर्गन्स होते हैं ना, वैसे सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं हम उनको ऑर्गेनेली कहते हैं, ठीक है। ORGANELLE, ऑर्गेनेली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पे ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो पायरूवेट है वो यहाँ पे टूटता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में और वाटर में। और एनर्जी तो निकलेगा ही निकलेगा, ताकि यहाँ पे जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म जो सेल है ना, ये सेल के साइटोप्लाज्म में जो इतना काम हो रहा है ताकि वहाँ से एनर्जी थोड़ा ना थोड़ा रिलीज़ हो सके। और मैं एक चीज़ बता दूँ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ना सेल के अंदर जो एनर्जी रिलीज़ होता है ना वो ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जितना एनर्जी रिलीज़ होता है। तो ये चीज़ को ध्यान देना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जितना भी एनर्जी रिलीज़ होता है ना ये थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना। चलो, तो तुमने पढ़ लिया यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप लोग में से किसी को भी ऑफलाइन क्लासेस करना है झारसुगुड़ा में या कहीं से भी ऑनलाइन क्लासेस करना है तो दिए गए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देखो अभी अभी तुमने पढ़ लिया था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जिसमें एकदम ऑक्सीजन ना हो, एकदम नहीं हो, और दूसरा पढ़ा था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसमें एकदम बहुत सारा हो, ठीक है, या भर भर के हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है। देखो ये तुम्हारा खास करके किस में होता है, इन आवर मसल सेल्स, यानी ये खास करके हमारे मसल सेल्स में ज़्यादा दर होता है ये चीज़, ठीक है। देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या क्या चीज़ निकलता है, इसमें सिर्फ लैक्टिक एसिड निकलता है। क्या? सिर्फ लैक्टिक एसिड,
ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या क्या प्रोडक्ट निकलता है, जो पायरुवेट होता है वो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर तुमको कन्वर्ट करा जाए तो उसमें इथेनॉल और CO2 निकलता है और एनर्जी तो निकलता ही है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब पायरुवेट को कन्वर्ट करा जाता है तो इसमें सिर्फ लैक्टिक एसिड निकलता है और एनर्जी भी निकलता है। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब करा जाता है तो पायरुवेट को जब कन्वर्ट करा जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो इसमें CO2 निकलता है, H2O निकलता है और एनर्जी निकलता है। ठीक है। तो देखो इस केस में तुमने सारे केस में देखा कि यहाँ पे हमेशा एनर्जी तो निकलना तय है। क्यों? ये तो तुम्हारा ग्लूकोज है ना, इसको कन्वर्ट इसीलिए करा जा रहा है ताकि यहाँ पे एनर्जी निकले। चाहे वो तुम्हारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करो तो भी एनर्जी निकलेगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करो तो भी एनर्जी निकलेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में करो तो भी एनर्जी निकलेगा। अगर एनर्जी नहीं निकलेगा तो ग्लूकोज को यहाँ पे सेल के साइटोप्लाज्म में इतना सब कुछ करके क्या मिलेगा? ठीक है। सेल को ग्लूकोज को यहाँ पे कन्वर्ट करके इतना सब कुछ करके क्या मिलेगा? तो इसीलिए सेल यहाँ पे कन्वर्ट इसीलिए कर रहा है ताकि किसी भी हाल से उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, चाहे यहाँ पे ऑक्सीजन हो या कमी हो या ना हो। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, यहाँ पे या तो ऑक्सीजन ना हो या तो कमी हो या तो हो। ठीक है, तो इसलिए तुमको यहाँ पे एनर्जी सेल को चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, जो ये लैक्टिक एसिड है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये जो लैक्टिक एसिड है ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। जो यहाँ पे ग्लूकोज है यहाँ पे साइटोप्लाज्म में तोड़ा गया, सबसे पहले पायरुवेट में बना 3 कार्बन मॉलिक्यूल का और एनर्जी भी निकला। जो ये पायरुवेट है इसको अगर हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ेंगे, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी निकलेगा। जो इथेनॉल है ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब अगर पायरुवेट को लैक ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ा जाए तो ये खास करके हमारे मसल सेल्स में होता है। ठीक है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में अगर तोड़ा जाए तो इसमें लैक्टिक एसिड निकलेगा प्लस एनर्जी निकलेगा। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर तोड़ा जाए तो ये खास करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला मैंने, ये एक सेल का ऑर्गेनेली होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में खास करके यहाँ पे पायरुवेट को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। उसमें क्या क्या निकलता है, CO2 और H2O और एनर्जी निकलता ही निकलता है। ठीक है, तो ये चीज़ एग्ज़ाम में आना तय है, तो इस चीज़ को तुम लोग अच्छे से याद कर लो। ये चीज़ तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, मैं वही चीज़ को यहाँ पे तुमको अच्छे से समझा दिया हूँ, बुक में भी तुमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो मैंने पहले ही बता दिया था, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब पीछे बता दिया था कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर किसी चीज़ को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है तो वो तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन में आएगा, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर तोड़ा जा रहा है तो वो आएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो चलो इनके डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो लिखा है टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, यानी जब ऑक्सीजन एकदम ना हो तभी होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि खास करके सेल का एक ऑर्गेनेली होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये कहाँ होता है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, सपोज करो एक बड़ा सा सेल है। ठीक है, इस बड़े से सेल का जो तुमको ये सरफेस दिख रहा है ना, ये सरफेस पूरा एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस से बना हुआ है, एक जेली लाइक सब्सटेंस जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो कि भर भर के पाया जाता है। ठीक है, तो वो होता है साइटोप्लाज्म। देखो थर्ड है एरोबिक रेस्पिरेशन, उसका एंड प्रोडक्ट जो आते हैं वो आता है CO2 और H2O, मैंने बता दिया था। ठीक है, मैंने पीछे ही बताया कि जो उसका प्रोडक्ट निकल के आएंगे ना एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो उसमें तुम्हारा CO2 निकल के आएगा और H2O निकल के आएगा। ठीक है, और एनर्जी तो निकलेगा ही, लेकिन एनर्जी इसमें नहीं दिया है क्योंकि एनर्जी वो रेस्पिरेशन से नहीं निकला है, वो एक्चुअली एनर्जी तीनों में ही निकला है। ठीक है, तो वो एनर्जी इसमें नहीं आएगा, है ना। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में देखो उसमें तुम्हारा जो एंड प्रोडक्ट आएगा वो तुम्हारा या तो अल्कोहल आएगा, ठीक है, या तो लैक्टिक एसिड आएगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी ऑक्सीजन की कमी भी हो, तो भी यहाँ पे तुम्हारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन में वो गिनाएगा। ठीक है, कहलाएगा। तो उसमें तुम्हारा अल्कोहल यानी जो इथेनॉल मैंने बताया था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल निकल के आ रहा था।
ठीक है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड निकल के आ रहा था, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में लिखा है मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने बताया था कि इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है, मैंने पहले ही बता दिया था। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में उसमें थोड़ा कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है, ठीक है। ये डिफरेंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है, तो इस चीज़ को तुम लोग नोट कर लो कि ये डिफरेंस भी आना तय है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये जो सारे चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना इम्पोर्टेंट, इनके आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर से मैंने सारे यहाँ पे देखे हैं, जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं उनमें ज़्यादातर यही चीज़ें आने के ज़्यादातर चांस होता है, इसलिए मैं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दिया हूँ, ठीक है। देखो चलो यहाँ तक तो हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पे क्या क्या आता है। सबसे पहले लिखा है पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे एयर का यहाँ पे पैसेज होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो ये तो सबको पता है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑब्वियसली एयर ही यहाँ पे पैसेज होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो कि हमारे सांस लेने में मतलब हेल्प करवाता है, जो जो सिस्टम सब होते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बताया है नॉस्ट्रिल, ठीक है, जो कि यहाँ पे तुम्हारे नाक में ही पाया जाता है, ठीक है। नॉस्ट्रिल के जस्ट बिलो में होता है नेसल पैसेज, ठीक है। नेसल पैसेज जहाँ से एयर पूरा इजीली फ्लो करके जाता है। उसके बाद आता है नेसल कैविटी, तो जस्ट नेसल पैसेज के पीछे आता है नेसल कैविटी, यानी वो जो नेसल पैसेज नॉस्ट्रिल सब कुछ जो मिला हुआ है ना वो सारे के सारे नेसल कैविटी में आता है। तो नेसल कैविटी यानी उसमें नॉस्ट्रिल और नेसल पैसेज दोनों आते हैं, ठीक है। वो दोनों से जब गुजर के जब एयर जाता है नेसल कैविटी से होके फिर कहाँ जाता है? फेरिंग्स में जाता है, ठीक है। फेरिंग्स कहाँ होता है? फेरिंग्स होता है ये जस्ट गर्दन का जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है, जहाँ पे हमारा जो माउथ का जब हम निकलते हैं ना जस्ट जहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है, तो फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के बाद जस्ट फेरिंग्स के थोड़े से नीचे में रहता है लैरिंग्स, वहाँ से होके फिर एयर जाता है, फिर वहाँ से ट्रैकिया में जाता है, ठीक है। अब ये ट्रैकिया क्या होता है मैं आपको बुक के डायग्राम में दिखाऊंगा, पहले ये वाला समझ लो, ठीक है। तो ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया के बाद उसके बाद जाता है लंग्स के अंदर जिसमें जाता है ब्रोंकाई, तो यहाँ से लंग्स का पार्ट चालू होता है, यहाँ से ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के अंदर रहते हैं ब्रोंक्यूल्स, तो वहाँ पे भी एयर जाता है। ब्रोंक्यूल्स के अब वो जो ब्रोंक्यूल्स है ना वो वहाँ पे ब्रांच लाइक करके से डिवाइडेड रहते हैं, जो कि एल्वियोली कहोगे, ठीक है, एल्वियोली, ठीक है। छोटे 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 गोल गोल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, तो वो होता है एल्वियोली, ठीक है। और उसके बाद फिर वहाँ से हमारा जो एयर है वो ब्लड कैपिलरीज में जाता है, जहाँ से हमारा ब्लड भी पास होता है, कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी पास होता है। तो मैं आपको एक बार यही डायग्राम को बुक में दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारा जो नेसल पैसेज है वो यहाँ पे बुक में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सब लोग बुक ओपन करके एक बार देख लो, नेसल पैसेज देखो कैसे दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेसल कैविटी तो नहीं दिया हुआ, तो ये पूरे के पूरे पार्ट हमारा नेसल कैविटी है। देखो वही माउथ कैविटी तो ये वाला हो गया, ये नेसल कैविटी हो गया, ठीक है। नॉस्ट्रिल तुम्हारा जस्ट थोड़ा आगे रहता है, ठीक है। जो ये नेसल पैसेज है ना, नेसल पैसेज से तुम्हारे धीरे धीरे करके मैंने बोला था ट्रैकिया में जाता है, सॉरी फेरिंग्स में जाता है। देखो फेरिंग्स यहाँ पाया जाता है, फेरिंग्स के जस्ट बिलो में रहता है लैरिंग्स, ठीक है। और लैरिंग्स के जस्ट नीचे रहता है हमारा ट्रैकिया, जहाँ पे हमारा फूड पाइप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और देखो ट्रैकिया के अंदर अंदर जाता है, उसके बाद आता है ब्रोंक्यू, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में से डिवाइडेड रहते हैं ब्रोंक्यू, इधर एक है इधर एक है, ठीक है। ये ब्रोंक्यू जो है ना ये फिर फर्दर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है, जो कि छोटे छोटे होते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स टाइप होते हैं, ठीक है। अब वो जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना उनके अंदर छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कहते हैं एल्वियोलर सैक। क्या कहते हैं? एल्वियोलर सैक। यहाँ पे दिख रहा होगा, आप लोग बुक में देखोगे तो आपको दिख जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो एल्वियोलर सैक के अंदर छोटे 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 होते हैं एल्वियोली, तो ये रहा, इसको ऐसे जूम करके दिखाया गया है, ठीक है। जो ये एल्वियोली होता है ना उसको ऐसे जूम करके दिखाया गया है। देखो एल्वियोली कैसे छोटे 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 डॉट डॉट वाले स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला आप लोग बुक के डायग्राम में एक बार देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको अच्छे से दिख भी जाएगा कि कैसे हमारा जो एयर है वो यहाँ पे हमारे ऑर्गन्स तक ऐसे करके पासेस होते हैं, ठीक है। तो ये वाला समझ आया।
तो ये था आप लोग का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको बता दिया कैसे हमारा जो एयर है वो अलग अलग जगह से पास होके जाता है। ठीक है, एक दूसरा चीज़ है, लिखा है कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। देखो ब्रीदिंग करने का यहाँ पे मैकेनिज़्म तो सबको पता होगा, आप लोग यहाँ पे बेसिक्स क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे। तो एक है इन्हेलेशन, दूसरा है एक्सेलेशन। इन्हेलेशन में बता दूं, ड्यूरिंग इन्हेलेशन द चेस्ट कैविटी एक्सपांड्स। देखो चेस्ट कैविटी क्या होता है, सपोज करो तुम्हारा यहाँ पे जो ह्यूमन का जो यहाँ से चेस्ट ऐसे करके स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे ऐसे करके जो रहता है, तो यहाँ से जो ऐसे चेस्ट स्टार्ट होता है ना, मैं अच्छे से दिखा दूँ। हाँ तो देखो सपोज़ करो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, रुको एक सेकंड रुकना। हाँ अब देखो सपोज़ करो ये जो ह्यूमन का है वो ऐसे करके यहाँ पे तुमको चेस्ट जैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से जो तुमको चेस्ट दिख रहा है ना, अब यहाँ पे तुम्हारा जो लंग्स वगैरह रहता है ऐसे ऐसे शेप में, जो जैसे भी शेप में रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो भी शेप में रहता है, ये जो पूरा यहाँ पे पार्ट हो जा रहा है ना, ये पूरे वाला जो स्टार्टिंग का जो पूरा चेस्ट का जो एरिया होता है ना, जहाँ पे तुम्हारा लंग्स भी होता है और लंग्स का वो जो यहाँ पे सॉरी कार्टिलेज जैसा कुछ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला होता है ना, तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा चेस्ट कैविटी कहलाता है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे चेस्ट कैविटी कहलाता है। तो देखो यहाँ पे मैं बता दूँ, लिखा है ड्यूरिंग इन्हेलेशन द चेस्ट कैविटी एक्सपांड। तो जब इन्हेल करते हो, जब आप लोग सांस अंदर लेते हो, तो आपका जो चेस्ट कैविटी होता है ना वो वहाँ पे एक्सपांड हो जाता है, फैल जाता है, ताकि उसके अंदर एयर घुस सके। ठीक है, दूसरा क्या है, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जब एक्सेलेशन यानी जब सांस छोड़ते हो तो आपका यहाँ पे चेस्ट कैविटी क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, क्योंकि उससे सारे एयर निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इन्हेलेशन में रिब्स लिफ्ट अप। ठीक है, तो आपका जो मैंने यहाँ पे कहा था, मैंने गलती से कार्टिलेज कह दिया, जो यहाँ पे जो रिब होते हैं ना, यहाँ पे आप लोग देखे होगे ऐसे ऐसे जो लंग्स को ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रिब रहते हैं। ठीक है, जिसको पंजरे भी कहते हो। ठीक है, तो ये वाला जो रहता है ना रिब, वो क्या होता है, जब आप लोग इनहेल कर रहे हो तो रिब्स वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, और जब एक्सहेल कर रहे होते हो तो रिब क्या होता है, थोड़ा नीचे की तरफ डाउन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप। तो डायफ्राम मैं आपको बुक में दिखा दूँ। हाँ, तो मैंने आपको जो अभी अभी यहाँ पे डायग्राम दिखाया था, उसमें यहाँ पे नीचे देख सकते हो, एक यहाँ पे जो चेस्ट कैविटी को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए एक नीचे कुछ चीज़ है जिसका नाम है डायफ्राम। ठीक है, आप लोग बुक में भी देख सकते हो। ठीक है, हाँ, तो वही डायफ्राम क्या होता है, वो यहाँ पे फ्लैट हो जाता है। कब, इन्हेलेशन के टाइम पे डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, फ्लैट मतलब चपटा हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, जब एक्सहेलेशन करते हो डायफ्राम बिकम्स डोम शेप्ड। डोम शेप्ड को मैं ऐसे बता रहा हूँ, देखो आप लोग यहाँ पे डोम शेप ऐसे रहता है, जो आप लोग हेमिस्फीयर देखे हो ना, हेमिस्फीयर वैसा शेप में बन जाता है। ठीक है, कब, जब डायफ्राम यहाँ पे डोम शेप होता है, कब, एक्सहेलेशन के टाइम पे, यानी जब सांस आप लोग छोड़ लेते हो तो डायफ्राम ऐसे हो जाता है। ठीक है, और देखो क्या लिखा है, लिखा है कि इन्हेलेशन के टाइम पे वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस, यानी लंग्स का जो वॉल्यूम है, उसका जो जगह है, ठीक है, जहाँ पे वो एयर को कैप्चर करके रखता है, वो जो जगह है वो वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। एंड एयर एंटर्स द लंग्स, और तभी एयर यहाँ पे लंग्स के अंदर एंटर कर पाता है। और एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस, तो वहाँ पे लंग्स का जो वॉल्यूम है वो वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है। एंड एयर एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स, और उससे एयर क्या होता है, धीरे धीरे निकल जाता है। तो आप लोग को ये समझ आया इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन? अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में आप लोग बता देना कि मुझे नहीं समझ आया। ठीक है, मैं आप लोग को दोबारा बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, लिखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस, ब्लड एंड टिश्यू। अब आप लोग बोलोगे कि मैंने तो तब से एल्वियोली पढ़ रहा था, अब ये एल्वियोलस क्या है? देखो एल्वियोलस ना एल्वियोली का सिंगुलर फॉर्म है। क्या मैंने बोला, एल्वियोलस जो है ना ये वाला, ये ना एल्वियोली का सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, वो एल्वियोली हम प्लूरल फॉर्म पढ़ रहे थे, ये वाला सिंगुलर फॉर्म है एल्वियोलस। हाँ, तो इसमें लिखा है एयर रिच इन O2, यानी ऐसे एयर जो कि ऑक्सीजन से भरा हुआ है। सबसे पहले ये ब्लड में जाता है। ठीक है, ब्लड के बाद ये बाइंड होता है हेमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, हेमोग्लोबिन जो हमारे RBC में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर दिखता है। ठीक है, तो RBC के हेमोग्लोबिन के अंदर ये जो तुम्हारा एयर है वो वहाँ पे जाता है। वहाँ से क्या होता है ना, O2 वहाँ पे छोड़े जाते हैं, ऑक्सीजन जो कि हमारे ब्लड में जाए रहता है ना, वही ऑक्सीजन को यहाँ पे ब्लड के थ्रू छोड़े जाते हैं। कहाँ पे छोड़े जाते हैं? एल्वियोलस में, यानी वही एल्वियोली जो बैग लाइक स्ट्रक्चर गोल गोल देखे थे आप लोग येलो कलर के। ठीक है, उन एल्वियोलस में छोड़े जाते हैं थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? जहाँ से हमारे ब्लड ट्रैवल होके आते हैं, तो हमारे यहाँ तक एल्वियोलस तक पहुँचते हैं O2।
ठीक है। अब जब O2 पहुंचता है ना, देखो उसके बाद यहाँ पे CO2 का रिलीज़ क्या होता है, जब हम वो O2 को यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं, वहाँ से फिर CO2 कैसे निकलता है, देखो वही CO2 जो ब्लड वेसल से ब्लड आके हमारे O2 को छोड़ा था, ठीक है। मैंने क्या बोला, जिस ब्लड वेसल से ब्लड आया था और ब्लड आके ऑक्सीजन को यहाँ पे एल्वियोलस के अंदर छोड़ा था, उसी एल्वियोलस से क्या होता है, जो CO2 है वो यहाँ पे रिलीज़ होता है ब्लड में, ठीक है। ब्लड में रिलीज़ होता है, वो जो ब्लड है ना, यहाँ पे लिखा है डिज़ोल्व इन ब्लड, वही ब्लड में रिलीज़ होने के बाद वो ब्लड के साथ डिज़ोल्व हो जाता है। फिर वही ब्लड ब्लड वेसल से ट्रैवल होता है। ब्लड वेसल से ट्रैवल होने के बाद उसके बाद क्या है, लिखा है कि रिलीज्ड इन एल्वियोलर सैक। तो वो जो गोल गोल बैग लाइक स्ट्रक्चर आप लोग देखे थे, वो जो गोल गोल बैग लाइक स्ट्रक्चर है वो पूरे अगर पूरे ग्रुप में होते तो उनको कहते हैं एल्वियोलर सैक, ठीक है। एक बोरा टाइप का होता है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एल्वियोलस होते हैं। तो वहाँ से वो पूरे एक बड़े से एल्वियोलर सैक में रिलीज़ हो जाता है कौन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब वो जो एल्वियोलर सैक में वहाँ पे रिलीज़ होता है ना, फिर वहाँ से हमारे ट्रैकिया फेरिंग्स लैरिंग्स से होके ऊपर जा जाके हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू CO2 निकल जाता है, जब हम उसको एक्सहेल कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। ये समझ आया कि नहीं आया? देखो मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले जो एयर है वो यहाँ पे हमारे ब्लड के अंदर आता है, यानी जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के अंदर आता है। वही ब्लड तुम्हारे यहाँ पे हेमोग्लोबिन में जाता है, जो कि तुम्हारे RBC में प्रेजेंट रहता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, यानी रेड ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड रेड दिखता है। उसी हेमोग्लोबिन के अंदर वहाँ से O2 ट्रैवल हो के एल्वियोलस तक जाता है, ठीक है। एल्वियोलस तक कौन पहुँचाता है, ब्लड वेसल्स पहुँचाते हैं, ठीक है। और वही जो ब्लड वेसल्स है ना, वही ब्लड वेसल्स जब यहाँ पे ऑक्सीजन को एल्वियोलस तक पहुँचाते हैं, उसके बाद वो यूज़ हो जाता है। यूज़ होने के बाद फिर वहाँ से जो हमारा CO2 निकलता है वो कैसे आता है, देखो फिर वही CO2 जो ब्लड वेसल्स ला के ऑक्सीजन पहुँचाया था, वही CO2 वही ब्लड वेसल्स CO2 को वही उठाता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स को वही उठाता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड रहते हैं, तो ब्लड के थ्रू CO2 यहाँ पे फ्लो होके आता है। तो ब्लड वेसल्स उस ब्लड को और CO2 को दोनों को लेके आता है कहाँ तक, एल्वियोलर सैक तक, ठीक है। एल्वियोलर सैक मैंने क्या बताया था, वो जो छोटे छोटे ऐसे गोल गोल होते हैं ना एल्वियोलस, उसके अगर ऐसे बहुत सारे ग्रुप में हो ना तो उनको कहेंगे एल्वियोलर सैक, ठीक है। तो वही एल्वियोलर सैक के अंदर वहाँ पे तुम्हारा CO2 रिलीज़ हो जाता है। अब एल्वियोलर सैक से वो जो CO2 निकल जाता है ना, वहाँ से धीरे धीरे हमारे यहाँ पे ट्रैकिया, फिर वहाँ पे धीरे धीरे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया करके जाता है, फेरिंग्स लैरिंग्स तक जाके फिर वहाँ पे नॉस्ट्रिल में निकल जाता है, यानी नाक के थ्रू से निकल जाता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस, ब्लड और टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एल्वियोलस और ब्लड और टिश्यू के थ्रू कैसे यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट बस एक छोटा सा पार्ट बचा है, देख लो। लिखा है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, यानी जो ज़मीन में रहते हैं। देखो वो वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, यूज़ एटमॉस्फेरिक O2, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन पाए जाते हैं उसी को यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, सांस वगैरह लेने के लिए, ठीक है। और जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, यानी जो पानी में रहते हैं, वो यूज़ करते हैं डिज़ोल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, यानी पानी के अंदर जो जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है उन्हीं ऑक्सीजन को ये लोग सांस लेते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पानी में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होकर रहता है उसी को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा बच्चा है, देखो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखो प्लांट्स यहाँ पे कैसे रेस्पिरेशन करता है, लिखा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज़ सिंपलर दैन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है ना, और एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, एनिमल्स में जैसे हम लोग भी आते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बता दिया हम लोग कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, नॉस्ट्रिल से, फिर नेसल पैसेज से, नेसल कैविटी, फिर वहाँ से होके सब जाता है। मैंने जो उतना बताया वो थोड़ा सा प्लांट्स के अंदर ईजी होता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन करना बहुत ईजी होता है अगर कंपेयर कर रहे हैं एनिमल से, ठीक है। देखो गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू, तो देखो इनके अंदर ना गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे स्टोमाटा के अंदर से क्या होता है, CO2 को यहाँ पे एब्जॉर्ब करा जाता है। स्टोमाटा यहाँ पे क्या करता है, CO2 को यहाँ पे सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और उसके बाद वो जो एब्जॉर्ब करता है ना, देखो यहाँ पे एक लेंटी सेल्स भी है। स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है। ये जो लेंटी सेल्स है ना, ये स्टेम्स में पाया जाता है। ये भी तुम्हारे स्टोमाटा की तरह ही काम करता है। ये एक टाइप का ऐसा टिश्यू है प्लांट के स्टेम के अंदर, ऐसा टिश्यू है जो कि यहाँ पे गैस को एक्सचेंज करवाता है,
किसके किसके बीच में, प्लांट्स के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में गैसेस को यहाँ पे एक्सचेंज करवाता है। कौन, लेंटिसेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट्स के अंदर यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक तो स्टोमाटा के थ्रू होता है, दूसरा लेंटिसेल्स के थ्रू भी होता है। ठीक है, और जनरल सरफेस ऑफ द रूट, और रूट के जो जस्ट सरफेस वाला होता है ना, वहाँ से भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये था आप लोग का लाइफ प्रोसेस चैप्टर का न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस। ठीक है, आगे के हम पार्ट में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। आई होप आप लोग को मैंने अभी तक जितना भी समझाया वो आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, जिस किसी को भी ऑफलाइन क्लासेस करना है झारसुगुड़ा में या ऑनलाइन क्लासेस करना है कहीं से भी, तो दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप साइंस और बाकी अन्य सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ सकें। यहाँ पे सभी क्लासेस के बच्चों के लिए क्लासेस अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट में ये भी बता देना कि मैं आप लोग के लिए और कौन कौन से चैप्टर्स के वीडियोस ला सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।